हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। आज मैं आपकी हिंदी विषय की सेकेंड सेमेस्टर की जो राजन की सीरीज़ है वो लेकर के आई हूँ, जिसमें मैं आपके साथ जो आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है उनको डिस्कस करने जा रही हूँ। ठीक है। इससे पहले मैंने आपके जो हिंदी का विषय था उसके राजन के जो MCQ क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे करवा दिए थे। और अगर आपने ये क्लास नहीं देखी तो चैनल पर आपको ये क्लास मिल जाएगी। पूरी एक क्लास में मैंने आपके सारे MCQ क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट कराए हुए हैं, तो चाहे तो आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास। उससे पहले मैं आपसे एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि जब भी आप पढ़ रहे हैं सीरीज़ को, कोई सी भी हो, चाहे राजन हो या पावन हो, आप खुद से पढ़ रहे हैं या फिर मेरे साथ अभी रिवीजन कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रहा है उस क्वेश्चन पर ज़रूर फोकस करिएगा। अगर कोई क्वेश्चन में आपको प्रीवियस ईयर में कोई फैक्ट वाला क्वेश्चन मिल रहा है, जैसे एक सिंपल है, कोई ईयर पूछी जा रही है, किसी का नाम पूछा जा रहा है, तो उन पर खास ध्यान रखो, क्योंकि DLED आपका एक ऐसा एग्जाम है ना, यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। बहुत सारे बोल रही हूँ, ऐसा नहीं कि एक ही याद हो रहे हो। और 50 नंबर वाले पेपर में तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपको काफ़ी फायदा रहता है। लॉन्ग का मतलब वही आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन, यानी कि जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं वो। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर काफ़ी ध्यान रखना। और दूसरी बात, एक चीज़ और मैं कहूँगी कि जैसे आपको पता है कि कोई भी एग्ज़ाम हो, कहीं ना कहीं 1 से 2 प्रश्न ऐसे आ जाते हैं जो आपको नहीं आ रहे होंगे। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे जो नहीं आ रहे हैं, तो आपको वो क्वेश्चन छोड़ करके नहीं आने हैं। आपको उसमें कुछ ना कुछ लिख करके ज़रूर आना है। आपको जो भी उस क्वेश्चन से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी है उसको लिख करके आइए, खाली मत छोड़ करके आइए। ठीक है ना? चलिए तो शुरू करती हूँ आपकी क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, 6 संयुक्त वर्ण किन 2 वर्णों से मिलकर के बना हुआ है? तो भाई यहाँ जो आंसर दिया गया है ये गलत है। सीरीज में बस यही प्रॉब्लम्स आपकी बहुत फेस करने को मिलेंगी आपको। अगर आपको पता है तो आप पहचान पाएंगे ये गलत है, क्योंकि जो 6 वर्ण है वो किससे बनता है मिलकर के? का प्लस षटकोण वाला सा बनता है। ठीक है, आधा का प्लस षटकोण वाला सा बच जाएगा आपका क्षत्रिय। आपके संयुक्त वर्ण कितने होते हैं? तो 4 संयुक्त वर्ण है, छ, त्र, ज्ञा और श्र। ठीक है, ये 4 संयुक्त वर्ण आपके होते हैं। और ता किससे बनता है? ता बनता है त प्लस रा से। ज्ञा कैसे बनता है? जा प्लस वहाँ से। और आपका जो श्रा है वो कैसे बनता है? श प्लस रा से। ठीक है, ये हलंत लगी हुई है, का के नीचे हलंत है, ध्यान रखना। ठीक है, ये आपके 4 संयुक्त वर्ण हैं, संयुक्त अक्षर हैं। और ये 4 जो हैं वो कैसे बने हुए हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। हो सकता है कि अभी छा का पूछ लिया, क्या पता आपके एग्जाम में इत्रा या ज्ञा का पूछ लिया जाए, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए प्रत्यय का प्रयोग करते हुए 2 शब्द बनाइए। प्रत्यय है आई, तो चिकना में लगा दिया, चिकनाई बन गया। अच्छा में लगा दिया, अच्छाई बन गया। बुरा में लगा दोगे, क्या बन जाएगा? बुराई बन जाएगा। खट्टे में लगा दोगे तो खटाई बन जाएगा। पढ़ में लगा दो तो पढ़ाई बन जाएगा। ठीक है ना? पढ़ और लिख क्या है? धातुएं हैं। पढ़ में लगाएंगे तो क्या बनेगा? पढ़ाई। और लिख में लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? लिखाई। ठीक है, तो इस तरीके से और भी बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिंग किसे कहते हैं? लिंग की परिभाषा दीजिए। क्वेश्चन पूछा भी गया है 2020 में। तो लिंग, या आप ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर कि जो संज्ञा का एक ऐसा रूप जो उसके पुरुष स्त्री होने का बोध कराता है, कि जो भी शब्द है वो पुरुष है या स्त्री है, वही कहलाते हैं लिंग। यानी कि लिंग वह रूप होता है जिसके अंतर्गत पुरुष या स्त्री होने का बोध होगा, लिंग कहलाएगा। और लिंग जो है वो 2 प्रकार के होते हैं हिंदी में। पहला है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। अगर संस्कृत के लिंग की बात करें तो संस्कृत में 3 प्रकार के लिंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ठीक है, और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में कितने जेंडर होते हैं? इंग्लिश में 4 जेंडर होते हैं, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर और कॉमन जेंडर। ठीक है, आगे आते हैं, हिंदी में समास कितने प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन पूछा था 2022 में। हिंदी में समास जो मुख्य रूप से होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। इस तत्पुरुष समास के ही 2 भेद हैं। कौन कौन से भाई वो 2 भेद हैं? तो एक भेद होता है कर्मधारय समास। कौन सा? कर्मधारय समास। और दूसरा होता है कौन सा? द्विगु समास। दोनों भेद याद रखना। तो टोटल आपके 6 हो जाएंगे, लेकिन मुख्य रूप से कितने प्रकार के भेद हैं? तो 4 प्रकार के भेद हैं। तो द्विगु और कर्मधारय दोनों किसके अंतर्गत आते हैं? कर्मधारय समास के अंतर्गत आते हैं। ठीक है,
और एक चीज़ और विशेषता भी बता देती हूँ। प्रथम पद प्रधान होता है अव्ययी भाव समास में, उत्तर पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास में, कर्मधारय में भी और द्विगु में भी, क्योंकि कर्मधारय और द्विगु किसके भेद हैं? तत्पुरुष के, इसलिए उत्तर पद प्रधान आपको इन 3 समास में मिलेगा। इसके बाद द्वंद्व समास की बात करें तो इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। किसमें? द्वंद्व समास में। और बहुब्रीहि समास एक ऐसा समास है जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता या फिर कोई अन्य पद ही प्रधान होता है, जैसे लंबोदर। तो इस लंब और उदर में कोई प्रधान नहीं है। कौन प्रधान है? एक नया शब्द निकल के आएगा, भगवान गणेश, तो वो प्रधान यहाँ पर दिखाएगा। ठीक है, इस प्रकार से समझ सकते हो आप। आगे आते हैं, पत्र कितने प्रकार के होते हैं? पूछा गया है 2 बार प्रश्न, 16 में भी 19 में भी। तो पत्र जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक पत्र ऐसे होते हैं जो हम कहीं ना कहीं ऑफिस में या फिर अपने प्रिंसिपल को इस तरीके से किसी अधिकारी वगैरह को जो लिखते हैं वो हमारे औपचारिक पत्र होते हैं। अनौपचारिक पत्र ऐसे पत्र होते हैं जो अपने सगे संबंधियों को, माता पिता को, मित्रों को, इनको लिखे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, लिखित अभिव्यक्ति के मुख्य साधन कौन कौन से हैं? क्वेश्चन पूछा गया है लिखित अभिव्यक्ति। लिखित अभिव्यक्ति का मतलब है कि अपनी बात लिख करके बताना। तो क्या क्या साधन हो सकता है भाई इसका साधन हो सकता है पत्र लेखन, निबंध, आत्मकथा, कहानी लेखन, नाटक लेखन, कविता लेखन, संस्मरण, जितनी भी लेखन की विधाएं आती हैं आपको, गद्य की या पद्य की, सब लिख देना भाई, क्योंकि अपनी अभिव्यक्ति को हम इसी प्रकार से किसी के सामने प्रकट करेंगे। ठीक है, तो लेखन, विवरण, आख्या लेखन, ये सब के सब क्या है? लिखित अभिव्यक्ति में साधक हैं, यानी कि अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने का साधन है। जैसे पत्र लिखे जाते थे पहले, अब तो फोन है तो फोन पर बात हम कर लेते हैं, बोल करके भी कर सकते हैं। लेकिन जब हम बोल करके अपनी बात पहुंचाएं किसी तक तो वो कौन सी अभिव्यक्ति में आएगा? वो आएगा मौखिक अभिव्यक्ति में। और मौखिक अभिव्यक्ति के साधन क्या क्या हो जाएंगे? तो यहाँ पर साधन हो जाएगा आपका भाषण, वाद विवाद, तो ये साधन जो रहेंगे वो रहेंगे मौखिक अभिव्यक्ति में। ठीक है, क्लियर है बात? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य के कितने अंग होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो ये सारे ही इंपॉर्टेंट है जितने भी आ रहे हैं, और ये दोबारा भी पूछे जाएंगे जरूर। 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, वाक्य किसे कहते हैं? तो आपको पता है सबसे छोटी इकाई क्या बताई थी? वर्ण बताई थी। जब वर्ण आपस में मिल जाते हैं तो बन जाता है क्या? शब्द। और जब शब्द आपस में मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? वाक्य। बट जब ये मिलेंगे ना तो क्या होना चाहिए? अर्थ देने चाहिए, यानी कि एक तरीके से वर्णों का सार्थक समूह शब्द है और शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। यानी कि शब्दों को मिलाकर के वाक्य बना है, बट एक अर्थ देंगे वो तभी मिलेंगे। जैसे मान लो मैंने बोला राम जाता घर है, तो कुछ समझ में नहीं आएगा। राम घर जाता है, प्रॉपर मीनिंग तुरंत दे दिया उसने, दिमाग पे जोर नहीं डालना पड़ा, तो समझ जाओ वहाँ क्या है? वाक्य। तो वाक्य की डेफिनेशन क्या बनेगी? शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के कितने अंग होते हैं भाई? तो वाक्य के 2 अंग होते हैं। पहला अंग है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। जैसे मैंने यहाँ बोला राम घर जाता है, तो राम यहाँ पर क्या है? उद्देश्य है, और घर जाता है क्या हो जाएगा? विधेय। जैसे इंग्लिश में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़े थे ना, वही है सेम यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि भाई समास किसे कहते हैं? क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में कि समास क्या होता है। तो समास का मतलब है जब 2 या 2 से अधिक शब्द को मिलकर के एक संक्षिप्त शब्द बनाते हैं तो उस मेल को या उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? समास। यानी कि जब 2 या 2 से अधिक शब्द मिलते हैं तो वो क्रिया ही क्या कहलाती है? समास कहलाती है। और जो मिलकर के नया शब्द बनाएंगे वो नया शब्द कहलाता है हमारा। जो नया शब्द बनकर के आएगा ना, वो नया शब्द होगा क्या? सामासिक पद या समासिक शब्द। एक बार फिर से बताती हूँ, समास किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे सामासिक पद कहते हैं, और मेल होने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर उदाहरण के लिए दिया है माता पिता। एक शब्द था आपका माता और दूसरा शब्द था आपके पास क्या? पिता। माता और पिता से मिलकर के क्या बन गया? माता पिता। तो ये माता पिता तो है सामासिक पद, और माता पिता बना ये क्या हो गया? समास हुआ है। ठीक है, ऐसी चतुरानन, लंबोदर, गंगा जल, ठीक है, देशभक्ति,
देश सेवक, इस तरीके से आप लगा सकते हो। राजपुत्र हो गया, काफ़ी सारे हैं जिसमें क्या है आपका समास। नेक्स्ट आते हैं मौलिक लेखन से किसे कहते हैं। 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है। मौलिक लेखन का मतलब है कि अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना, कैसे, लिख करके। तो मौलिक लेखन का तात्पर्य उस भाषा के साधन से है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं और मन के भावों और विचारों को व्यक्त करते हैं। जब हम अपने विचारों को बोलकर या सुनकर व्यक्त करते हैं तो उसी को हम क्या कहेंगे, मौखिक लेखन। सॉरी कुछ गलती यहाँ पर हो गई है। मौखिक की बात ही तो नहीं की थी, मौलिक की बात करी थी। गलत है, मौखिक नहीं है, मौलिक है। ये लास्ट की लाइन बिल्कुल गलत है, इसको करेक्ट करो। ठीक है, पूछ रहा था मौलिक लेखन क्या होता है। जब लेखन वर्ड इंक्लूड किया हुआ है तो सीधी सी बात है, लिखकर ही व्यक्त कर रहे होंगे। मौलिक का मतलब है मौलिकता का पालन करते हुए, यानी कि आपको कोई निबंध दे दिया गया तो आप उस पर पॉइंट लिखेंगे, कोई शॉर्ट नोट दे दिया गया तो उस पर अपने विचारों को लिखेंगे, वो कहलाता है मौलिक लेखन। ठीक है, ये बाद में मिसप्रिंट है इसमें आगे, ठीक है, वो मैंने देखा नहीं, तो इसको करेक्ट करिएगा। ये लास्ट की लाइन बिल्कुल गलत थी, कोई मतलब नहीं था इसका। आगे आते हैं, फिर से बता देते हैं मौलिक लेखन क्या होता है। मौलिक लेखन का मतलब है कि अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना, किसके माध्यम से, लेखन के माध्यम से। अब जैसे आपको कोई दे दिया गया, अभी आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है ऐसे लिख करके कि जैसे पर्यावरण पर आप लेखन करिए, तो पर्यावरण पर आप अपने विचारों को प्रस्तुत करेंगे, यही क्या है, मौलिक लेखन है। या आपसे कोई त्योहार दे दिया, गणतंत्र दिवस आने वाला है ना, गणतंत्र दिवस पर लिखिएगा, और गणतंत्र दिवस पर जरूर आपके में कोई ना कोई पॉइंट आ सकता है, तो ध्यान रखना है इसको लिखने के लिए। ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना, जैसे छोटे पे हम इसको निबंध के रूप में पढ़ते थे, निबंध लिखते थे ना, आपने लिखा 12th तक सभी ने निबंध लिखा होगा, बस वही यहाँ पर है। अब यहाँ पर तो निबंध नहीं लिख सकते कि 1 घंटे का ही पेपर है, तो आपको प्रयास करना है कि जितना टाइम मैनेज कर पाओ हिंदी में उतना करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कॉपी भरने में लग गए हैं कि भर जाए कॉपी, ज़्यादा पेज लिख रहे हैं, नहीं, पेपर छूट जाएगा हिंदी में। ठीक है, 3rd 4th सेमेस्टर में ज़रूर ये चीज़ें होती हैं, सेकेंड में भी, क्योंकि धीरे धीरे क्या है, हिंदी से क्वेश्चन जो है वो लेंथी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो लिखने में आपको समय लगेगा। इसलिए कोशिश करनी है कि जितनी बात पूछी जा रही है सिर्फ उतनी बात लिखो। ठीक है, आगे आते हैं, काल कितने प्रकार के होते हैं। तो काल कितने प्रकार के होते हैं, काल होते हैं, एक क्वेश्चन देखो 2 बार आया हुआ है, 2017 में भी आया हुआ है और 2020 में भी आया हुआ है। काल किसे कहते हैं और काल कितने प्रकार के होते हैं। तो काल किसे कहते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा कि जो क्रिया है, क्रिया के होने का जब समय पता चल जाए वो कहलाता है काल। ठीक है, काल आपके मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला है वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल और तीसरा क्या है, भविष्य काल। वर्तमान काल यानी कि जो काम प्रेजेंट में चल रहा होगा, भूतकाल जो बीते समय में हो चुका होगा, और भविष्य काल जो आने वाले समय में होने वाला होगा, वो भविष्य काल कहलाता है। अगला क्वेश्चन था, सम उपसर्ग से बनने वाले 2 शब्द बताइए। तो सम उपसर्ग से देखो, सम प्लस गीत संगीत, सम प्लस मान सम्मान, ऐसे आप और बना सकते हो। सम प्लस मति सम्मति। ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा, और भी बन सकते हैं, मुझे इस टाइम ध्यान नहीं आ रहा, सम्मति लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, याद आ गया मुझको। ऐसे ही आपको भी एग्जाम टाइम पे बहुत होता है भाई, उपसर्ग प्रत्यय के साथ काफ़ी ज़्यादा बार ऐसा होता है कि आपको शब्द ही नहीं याद आएंगे। सम प्लस मिलित, सम्मिलित। ठीक है, एक वर्ड आपका और बना दिया मैंने, सम्मिलित। इसी प्रकार से एक और बन सकता है, सम प्लस योग, सम प्लस योग संयोग। अब तो बहुत सारे याद आ रहे हैं मेरे को, अब मैं और बता देती हूँ आपको, सम प्लस योग संयोग, और एक और है आपका सम प्लस हार संघार। ठीक है, सम प्लस हार संघार। तो इन सब में जो उपसर्ग लगा हुआ है वो क्या लगा हुआ है, वो लगा हुआ है आपका सम उपसर्ग। ठीक है, इतने सारे नोट कर लेना। अगला है आपका, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहते हैं। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3rd सेमेस्टर में भी पूछ लिया जाता है और 4th में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है ना, प्रकृति का सुकुमार कवि कहते हैं सुमित्रा नंदन पंत को। क्यों कहते हैं, क्योंकि भाई इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रकृति के ऊपर कविताएं लिखी हुई हैं, तो ध्यान रखना, क्वेश्चन 2019 में आया हुआ था ये। ठीक है, नेक्स्ट है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक का नाम लिखिए। 2019 में पूछा गया है, ये है मुंशी प्रेमचंद्र। इनकी एक कहानी और है, ईदगाह।
और इनकी उपन्यास तो आपको पता ही होंगे, गोदान, गबन, मंगलसूत्र, कल्पवृक्ष। मंगलसूत्र की विशेषता है कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया एक अधूरा उपन्यास है मंगलसूत्र। ठीक है, मंगलसूत्र, क्योंकि ये इसको कंप्लीट नहीं कर पाए थे, पूरा नहीं कर पाए थे और ये इनका देहांत हो गया था। ठीक है, आगे आते हैं। अंधे की लकड़ी होना मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। 2019 में आया है। अंधे की लकड़ी होने का अर्थ होता है एकमात्र सहारा। तो आप बना सकते हैं कि मोहन अपने माता पिता की अंधे की लकड़ी है, यानी कि मोहन अपने माता पिता का एकमात्र सहारा है, कोई और नहीं है। ठीक है, प्रसंगोचित में शब्द में प्रसंगोचित शब्द किस समास का उदाहरण है? इसका यहाँ से आप विच्छेद अगर करें, विग्रह करेंगे, विच्छेद नहीं, समास का विग्रह होता है, तो आप इसको विग्रह कर सकते हैं। प्रसंग और उचित कुछ कुछ मिल रहा है, यानी कि प्रसंग के लिए उचित। इसका अगर आप विग्रह करोगे तो निकल के आएगा प्रसंग के लिए उचित। के लिए कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। और जब कारक चिन्हों का लोप होता है कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास होता है, ध्यान रखना। अगला है पुरुषवाचक सर्वनाम। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, बार बार मैं नहीं बोलूंगी, अपना ध्यान देते हुए चलो इन क्वेश्चन पर। पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकारों के नाम लिखिए। फिर क्वेश्चन आया है पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, उनके भेदों का उल्लेख करो। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। 2017 में, 16 में, 19 में कंटिन्यू क्वेश्चन आया हुआ है ये, तो देख लीजिएगा कि क्या है भाई पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जो है वो वह सर्वनाम है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है। वैसे सर्वनाम तो सब संज्ञा के स्थान पर ही प्रयुक्त होते हैं, बट ये पुरुषवाचक जो सर्वनाम है वो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है और किसी पुरुष या किसी व्यक्ति का बोध कराएगा। ठीक है, किसी पुरुष या किसी व्यक्ति को संबोधित करता है तो वो कहलाते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। संस्कृत में भी आपने पढ़े थे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, और इंग्लिश में भी पढ़े हुए हैं फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, बट थोड़े थोड़े अलग हैं। अलग क्या है? यहाँ पर जो उत्तम पुरुष है वो क्या है? बोलने वाला, वक्ता, जो बोलता है वो होता है उत्तम पुरुष। जैसे मैं बोल रही हूँ, मैं और हम क्या हो गए? उत्तम पुरुष हो गए, यानी कि बोलने वाला उत्तम पुरुष में आता है। मध्यम पुरुष का मतलब है जो बात को सुनता होता है, यानी कि जिससे हम बात कर रहे होते हैं, आप लोगों को भी मैं सुना रही हूँ ना, तो आप लोग किस में आ रहे हैं? मध्यम पुरुष में। और हम मध्यम पुरुष में जो वर्ड यूज करते हैं वो करते हैं तू, तुम, आप। बड़ों से, अपने से बड़ों को या फिर जो आपके मिलने जुलने वाले हैं, आपका यूज़ करते हैं आप उनके साथ में, और अपने मित्रों के साथ तुम करके बात करते हैं। बहुत सी जगह तुम की जगह तू का यूज़ भी करते हैं। तो ये सब क्या है? मध्यम पुरुष में आएंगे। और जो आपका लास्ट है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष का मतलब है कि जिसके बारे में बोला जाए। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको किसी एक बच्चे की कहानी सुना रही हूँ, ठीक है, बच्चा बहुत अच्छा था पढ़ने में, रोज़ अपने मतलब माता पिता की सेवा करता था, सुबह उठ के चरण स्पर्श करता था। तो मैं जिस बच्चे की कहानी सुना रही हूँ, यानी कि उसकी बात कर रही हूँ ना, यहाँ पर किसी अन्य व्यक्ति की बात कर रही हूँ, वो यहाँ पर आएगा अन्य पुरुष में, यानी कि जिसके बारे में कुछ आपको बताया जा रहा हो तो वो आता है अन्य पुरुष में। जैसे वह, वे, उसने, उसको, उन्होंने इत्यादि शब्द। ठीक है, इंग्लिश में भी सेम होते हैं। इंग्लिश में क्या है? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। बस अंतर इतना है, वहाँ फर्स्ट पर्सन में आई आता है, सेकेंड में यू आता है और थर्ड में ही, शी, इट आते हैं। तो इस प्रकार से चलते हैं। खैर इंग्लिश की जब लूँगी तब वहाँ पर आपको क्लियर कर दूंगी। नेक्स्ट आते हैं, अभी उपसर्ग जोड़ करके शब्द लिखिएगा। तो अभी उपसर्ग जोड़ के देखो, अभिवादन, अभीष्ट, अभिमान, अभ्यर्थी, काफ़ी सारे बना सकती हो। अभी प्लस अर्थी, अभ्यर्थी, अभी प्लस मान, अभिमान, अभी प्लस ईष्ट, अभीष्ट, अभी प्लस वादन, अभिवादन। ठीक है, अभी प्लस ज्ञान, अभिज्ञान। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम बनी हुई है ना, अभिज्ञान बन जाएगा, अभिज्ञान। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। विदुषी एवं तपस्विनी शब्द का पुल्लिंग शब्द है। विदुषी का पुल्लिंग क्या होता है? विदूषक। विदूषक तो नहीं होना चाहिए, विद्वान होता है भाई। विदुषी का होता है विद्वान, और तपस्विनी का पुल्लिंग होगा तपस्वी। ठीक है, चलिए विदूषक देख लेना। वैसे मुझे तो विद्वान की विदुषी मीन्स जो विदुषी बोलते हैं एक विद्वती स्त्री को। ठीक है, तो विद्वान ही होगा उसका,
क्योंकि विदूषक शब्द का अर्थ जितना मुझे ध्यान आ रहा है, वो विदूषक हम बोलते हैं कोई किसी की हंसी उड़ाता है ना, उपहास जब करता है तो उसको विदूषक बोला जाता है। तो विदूषक यहाँ पर गलत है, ठीक है। ऐसे ही सीरीज में काफ़ी चीज़ें आपको मिलेंगी ऐसी जो अशुद्ध होती हैं। 18 में क्वेश्चन पूछा गया था ये। नेक्स्ट आते हैं प्रिया, ये सब लिखे हुए हैं, इनका शुद्ध रूप लिखना है। तो भाई प्रिया का क्या हो जाएगा, इस तरीके से प्रिया। बुद्धिमान गलत लिखा है, बुद्धिमान आपका इस तरीके से लिखा जाएगा, बुद्धिमान। श्रीमती, श्रीमती होता है, ठीक है, श्रीमती। उत्सव में ता आधा बनता है, ठीक है। तो ये आपके होंगे शुद्ध रूप। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइएगा। तो भाववाचक संज्ञा क्या है, जिन संज्ञा शब्द से किसी प्राणी पदार्थ के गुण, अवस्था, दशा इत्यादि का बोध होता है तो वो कहलाती हैं भाववाचक संज्ञाएं। यानी कि भावनाएं बताएंगी, फीलिंग्स बताएंगी, आइडियाज़ बताएंगी। तो इनको हिंदी में आप भावनाएं लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु की गुण, अवस्था, दशा इन सब का बोध होगा वो कहलाएंगे भाववाचक संज्ञा। जैसे बचपन, जवानी, बुढ़ापा, क्रोध, हंसी, खुशी, ईमानदारी, मोटापा, सब क्या है, भाववाचक संज्ञाएं हैं, ठीक है। अधि उपसर्ग लगा करके 4 शब्द बनाइएगा। तो देखो, अधिपति, अधिनियम, अधीन, अधिष्ठदाता, ठीक है। तो ये 4 शब्द आप बना सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट आते हैं क्रिया विशेषण। देखो उपसर्ग प्रत्यय में इसलिए खास ध्यान नहीं दे रही, आप इनसे कई सारे शब्द बना सकते हो। 4 क्या, आप 40 शब्द बना लोगे, ठीक है ना। बस थोड़ा सा आपको अपने दिमाग पर जोर डालने की ज़रूरत है। आगे आते हैं क्रिया विशेषण की परिभाषा लिखते हुए 2 उदाहरण दीजिए। क्रिया विशेषण है ना, यानी कि ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं कहलाते हैं क्रिया विशेषण। 2018 में आया था क्वेश्चन। जैसे खरगोश तेज दौड़ता है, दौड़ने की विशेषता है क्या, तेज। और दौड़ना क्या है, क्रिया है। क्रिया की विशेषता बताया है किसने, तेज शब्द ने। तो ये तेज यहाँ पर क्या हो जाएगा, तेज शब्द है क्रिया विशेषण। पिताजी घूमने जा रहे हैं, ये तो नहीं है यहाँ पर, ये तो गलत सेंटेंस दिया है। इस प्रकार से आप बना सकते हो, मैं धीरे धीरे चलता हूँ, मैं धीरे धीरे चलता हूँ। तो यहाँ पर देखो, चलना क्या है, क्रिया है। और कैसे चलते हो, धीरे धीरे चलते हो। तो चलने की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है, धीरे धीरे। तो ये धीरे धीरे शब्द क्या है, क्रिया विशेषण है। जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो कहलाते हैं क्रिया विशेषण। आगे बढ़ते हैं। प्र उपसर्ग से बनने वाले 2 शब्द लिखिए। तो प्र से बन जाएगा प्रचार, प्रसार, प्रगति, ठीक है, ये बना सकते हो। प्रकार बन जाएगा। आगे आते हैं, प्रत्यय किसे कहते हैं। तो प्रत्यय और उपसर्ग क्या है, दोनों ही आपको पता होने चाहिए। प्रत्यय वे शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में लग कर के उसका अर्थ बदलते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि लौकिक में आपका एक प्रत्यय लगा है, मित्रता में ता लगा हुआ है, ठीक है। सजावट में क्या लगा हुआ है, आवट लगा हुआ है, सजावट, ठीक है। पढ़ाई में आई प्रत्यय लगा हुआ है। अगर उपसर्ग की बात करें तो उपसर्ग जो है वो ऐसे शब्द होते हैं जो किसी, ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के प्रारंभ में लग कर के उसका अर्थ बदलते हैं या आदि में लग कर के उसका अर्थ बदलते हैं, वो कहलाते हैं आपके उपसर्ग। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय जो होते हैं वो हमेशा किसके साथ, धातुओं के साथ लगाए जाते हैं। और तद्धित प्रत्यय हमेशा किसके साथ लगते हैं, ये किसी के साथ भी लग सकते हैं, बस वो धातु नहीं होना चाहिए। संज्ञा, विशेषण और आपका सर्वनाम ऐसे शब्दों में लगे होंगे ये, बट क्रिया में नहीं लगे होंगे, धातु में नहीं लगे होंगे, तद्धित प्रत्यय। अनुकरण वाचन किसे कहते हैं बताइएगा। अनुकरण वाचन क्या होता है, अनुकरण मीन्स क्या है, अनुलग्या, इसका मतलब नकल करना या उसके जैसा हूबहू चीज़ें करना। तो जब अनुकरण वाचन कहाँ मिलेगा, जब टीचर बोलेगा उसके बाद बच्चा करेगा। तो अनुकरण वाचन क्या होगा, जो शिक्षक के वाचन के बाद बच्चों के द्वारा किया जाए वो कहलाता है अनुकरण वाचन। यानी कि शिक्षक के द्वारा बोले गए पाठ्यक्रम शब्दों को सुन करके जब बच्चा बोलने में उसका प्रयोग करेगा तो उसको कहेंगे अनुकरण वाचन। इतना सब आप डिटेल में ना लिखो, तो अपनी भाषा में इसको लिखो तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा आपके लिए। कि शिक्षक के आदर्श वाचन के पश्चात जो बच्चे वाचन करते हैं वो कहलाता है अनुकरण वाचन। मौन वाचन के उद्देश्य क्या क्या हैं। तो मौन वाचन का पहला उद्देश्य है कि दूसरों को हानि ना, मतलब दूसरों को बाधा ना पहुंचे और हम अपने आप, बच्चा स्वयं अर्थ ग्रहण करना सीख जाए,
ठीक है, समय की बचत हो। ये सारी चीजें आप उद्देश्य में लिख सकते हो। प्रति शब्द से बनने वाले, प्रति उपसर्ग से बनने वाले दो शब्द लिखिएगा, प्रतिकूल, प्रतिछाया और प्रतिकार। ठीक है, इस तरीके से प्रत्येक, प्रति एक शब्द भी क्या है, प्रति उपसर्ग से ही बना हुआ है, प्रत्येक प्रति प्लस एक से बना हुआ है प्रत्येक। कारक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, कारक में अक प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, 2016 में क्वेश्चन आया था। ईशा ने पत्र पढ़ा, वाक्य में कौन सा लकार प्रयुक्त हुआ है, ईशा ने पत्र पढ़ा। पत्र पढ़ा इसका मतलब कौन सा है, भूतकाल की बात हो रही है। यहाँ लकार पूछा था तो आप भूतकाल लिखेंगे, लेकिन लकार संस्कृत में होते हैं तो संस्कृत में भूतकाल के लिए कौन सा लकार प्रयोग करते हैं, लंग लकार, इसलिए आंसर रहेगा लंग लकार। बालक तेज दौड़ता है, वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। बालक तेज दौड़ता है, क्रिया विशेषण ऐसे शब्द होते हैं जो किसकी विशेषता बताते हैं, क्रिया की विशेषता बताते हैं। अब बताइए क्रिया यहाँ पर क्या है, क्रिया है दौड़ना, दौड़ने की विशेषता कौन बता रहा है, तेज। बालक जो है कैसे दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है, दौड़ने की विशेषता है कि तेज दौड़ रहा है, तो तेज शब्द क्या है, यहाँ पर क्रिया विशेषण है। तो यहाँ कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, तेज। वही पूछा गया था कि वाक्य में किस क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो अब देखो यहाँ पर तेज जो शब्द है वो क्या है, क्रिया विशेषण है। अब बताइएगा, हाँ ठीक है, तो तेज यहाँ पर आप लिख देंगे, बस ये सब की जरूरत नहीं, विशेष विशेष से नहीं। आगे आते हैं, वर्ण शब्द के दो पर्यायवाची शब्द लिखिएगा, वर्णन शब्द के। तो वर्णन का मतलब क्या होता है, एक्सप्लेन करना, आख्या देना या विवरण देना। ठीक है, विवरण, वर्णन, कथन ये सब आ जाएंगे इसमें, व्याख्या भी लिख सकते हो। सर्वनाम के दो उदाहरण लिखिएगा। सर्वनाम किसे कहते हैं, तो कुछ शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है, जैसे हम, तुम, आप, ये सब चीज़ें आपकी सर्वनाम में आ जाएंगी। किसके स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। अंश और अंश शब्द का अर्थ लिखो, तो अंश मीन्स होता है भाग या हिस्सा, हिस्सा भी आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, भाग की जगह हिस्सा लिख सकते हैं। और अंश मीन्स होता है कंधा। स्वर किसे कहते हैं, 2016 में आया था। स्वर क्या होते हैं, तो स्वर वे वर्ण होते हैं जो किसी बिना वर्ण की सहायता के बोले जाते हैं, या फिर ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में जो वायु है बिना किसी अवरुद्ध के बाहर निकलती है वो कहलाते हैं स्वर। या आप ये भी लिख सकते हो, ऐसे वर्ण जिन्हें बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता या सहयोग की नहीं चाहिए होता है तो वो कहलाते हैं स्वर। और स्वर जब ऐसी डेफिनेशन आए ना तो एग्जाम्पल लिख करके जरूर अपना क्या करें, प्रभाव डालें एग्जामिनर पर। आई समझ। चलो आगे बढ़ते हैं, जरूर एग्जाम्पल लिखो, एक लिखो, दो लिखो, जितने आए उतने लिखो। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि एग्जाम्पल ही लिखते रहे ना, 3 4 5 6, ठीक है, बस 3 एग्जाम्पल बहुत हैं, इतने में वो समझ जाएगा। और अगर ऐसे एग्जाम्पल आ रहे हैं जैसे स्वर आपको लिखने हैं, एक सेकेंड, और स्वर अगर आपको लिखने हैं तो आप पूरे जितने स्वर हैं 11 वो लिख दो, क्योंकि आ ई तो ये लिखना है, टाइम भी नहीं लगेगा। ठीक है, चलो निम्नलिखित शब्दों में विलोम शब्द है, उत्थान और मूक का विलोम शब्द लिखना है नहीं, विलोम और उत्थान, सॉरी, उत्थान और मूक का विलोम शब्द लिखना है। तो उत्थान का विलोम होता है पतन, मूक का विलोम होता है वाचाल। मूक मीन्स होता है आपका बिल्कुल शांत वाला, एकदम बिल्कुल शांत रहेगा, मौन रहेगा। वाचाल का मतलब होता है बोलने वाला, अधिक बोलने वाला। उत्थान का मतलब तो पता ही आपको, ऊपर की तरफ बढ़ना यानी कि तरक्की करना। पतन का मतलब नाश हो जाना। आ उपसर्ग लगा करके दो शब्द बनाइए, आजन्म, आगमन, आकाश, आजीवन, आमरण, बहुत सारे शब्द बन जाएंगे। ठीक है, आमरण, इस तरीके से। आवागमन, आवागमन नहीं बनेगा ठीक है, आवागमन नहीं बनेगा। नेक्स्ट आते हैं 37, जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है उसे क्या कहते हैं भाई, उसको क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। बस एक लाइन का आंसर है, और एग्जाम्पल अब यहाँ पर भी लिख देना। द्रुत पाठ का अर्थ क्या होता है, द्रुत पाठ का अर्थ है, क्या अर्थ है, द्रुत का मतलब है जल्दी जल्दी करना। ठीक है ना, दो आपको बताए थे, जब आपका वाचन या पठन आया होगा तो वहां पर आपको दो बताए गए होंगे, एक होता है गंभीर और एक होता है द्रुत। गंभीर जो होता है वाचन या पठन, वहां पर बहुत एक एक वर्ड को बहुत ही गंभीरता से पढ़ा जाता है, और द्रुत पठन का मतलब होता है जल्दी जल्दी पढ़ना। जब हम रिवीजन करते हैं किसी चीज़ का तो वहां पर हम क्या करते हैं, बहुत जल्दी पढ़ते हैं, वही हमारा होता है द्रुत पाठ। तो द्रुत पाठ का अर्थ होगा कम समय में अधिक से अधिक पाठ कर लेना या वाचन कर लेना।
अक्षर का अर्थ क्या होता है? तो अक्षर को अगर आप तोड़ेंगे तो आ प्लस क्षर निकल के आएगा। आ मीन्स नहीं, अक्षर मीन्स होता है नाशवान, यानी कि जो नाशवान नहीं होता है वो कहलाता है अक्षर। ठीक है, क्षर का मतलब है नाश होना और आ मीन्स नहीं, नहीं नाश होना। आगे आते हैं, आदर्श वाचन किसे कहते हैं? आदर्श वाचन की बात कर रहा है। दो वाचन होते हैं, एक आदर्श और एक होता है अनुकरण। आदर्श वाचन किया जाता है शिक्षक के द्वारा, अनुकरण वाचन किया जाता है बच्चों के द्वारा। और जब शिक्षक अपना वाचन कंप्लीट कर लेता है तब बच्चे ये अनुकरण वाचन करते हैं। तो आदर्श वाचन वह वाचन है जो शिक्षक के द्वारा उचित सुर, लय, गति, विराम चिन्ह आदि का प्रयोग करते हुए किया जाता है, वही कहलाता है आदर्श वाचन। आपने देखा है ना, जैसे बच्चे को जब टीचर कविता सुनाता है तो वहाँ से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। जब कविता सुनाता है तो कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर आवाज़ तेज करनी है, कहाँ धीमी करनी है, वो टीचर को पता होता है। और जैसा टीचर बोलता है बच्चे भी वैसे ही बोलते हैं। फिर अगर एक्शन करके पढ़ा रहा है कविता तो को एक्शन करके ही बच्चा भी पढ़ेगा। ठीक है ना, मछली जल की रानी है, इस टाइप वाला। आगे आते हैं, अनुरक्ति एवं निस्सीम शब्द का विलोम है। अनुरक्ति का विलोम होता है विरक्ति और निस्सीम का विलोम होता है असीम। विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं? तो जब हमें अचानक से, यानी कि आश्चर्य, क्रोध, विस्मय, पीड़, विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य, ठीक है, हर्ष, घृणा इत्यादि का बोध जब होता है तब हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे छी, बहुत गंदा है, ठीक है, ऐसे करके। या लिख सकते हो वाह कितना सुंदर दृश्य है। आगे आते हैं, अगला क्या है? द्रुत पाठ का अर्थ क्या है? फिर से पूछा गया, 2015 में आया था। द्रुत पाठ का मतलब है जल्दी से पढ़ना, यानी कि शीघ्रता से पढ़ना, जल्दी से पढ़ना। जैसे हम लोग जब रिवीजन करते हैं ना, बस यूँ बस उंगलियां ऐसे से घुमाई और बस पढ़ गया, वही होता है आपका द्रुत पाठ। पता नहीं क्या हो जाते हैं। आगे आते हैं, स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है? स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है? तो बहुत ही सिंपल सा अंतर है। स्वर बिना किसी की सहायता के बोले जाते हैं और व्यंजन सदैव स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में आप लिख करके अपने थोड़ा सा इंप्रेशन जमा सकते हैं। एग्जाम्पल, स्वर के एग्जाम्पल कौन कौन से लिख सकते हैं? अ ई लिख देना, और जब व्यंजन की बात करो तो वहाँ क ख ग घ लिख देना। ठीक है, गद्य का अर्थ लिखिए। गद्य क्या होता है? तो गद्य एक ऐसी रचना है जिसमें क्या कहते हैं, तुकबंदी, लय, अलंकार, इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यानी कि वह रचना जो छंद, तुकबंदी, इन सब से मुक्त हो, इन सब का बंधन नहीं हो उसमें, वो कहलाती है गद्य। ठीक है, तुकबंदी ऐड करो, यहाँ स्वर ऐड करो। ठीक है, तुकबंदी, स्वर, रस, रस भी नहीं होता गद्य में, पद्य में रस होता है, वीर रस हो गया, इस टाइप का रस। सूक्ष्म पाठ के उद्देश्य बताइए। सूक्ष्म पाठ क्या होता है? तो सूक्ष्म पाठ द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। कौन कौन सा? वाक्य की रचना में व्याकरण का ज्ञान, व्याकरण के ज्ञान का पूर्ण उपयोग, शब्दकोश में वृद्धि, मुहावरे, लोकोक्ति, सूक्तियों, इनका ज्ञान कराना। सूक्ष्म पाठ का मतलब है एक छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देते हुए चलना। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाक्य जो है, पहली बात, दो आधार पर बांटे गए हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। तो आप जब ऐसे लिखोगे तो लिखना वाक्य रचना के आधार पर तीन प्रकार के हैं, सरल, मिश्रित और संयुक्त वाक्य। वैसे तो ऐसा क्वेश्चन नहीं देंगे, देंगे तो पक्का देंगे रचना के आधार पर कितने प्रकार के वाक्य हैं। अर्थ के आधार पर आपका निषेधवाचक, आज्ञावाचक, ठीक है, और आपका इस तरीके से चलते रहेंगे, इच्छावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, ऐसे वाक्य। उपसर्ग का अर्थ बताते हुए कोई चार उदाहरण लिखिए। उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के आरंभ में, प्रारंभ में, आदि में, तीनों एक ही वर्ण है, में जुड़कर के उसका अर्थ बदलते हैं, वो कहलाते हैं उपसर्ग। यानी कि वे शब्दांश जो किसी भी शब्द के स्टार्टिंग में, प्रारंभ में जुड़ेंगे और उसका अर्थ बदल देंगे, उपसर्ग कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आ प्लस मर, अमर, तो यहाँ आ उपसर्ग है। अ प्लस नैतिक, अनैतिक, आ उपसर्ग है। अति प्लस क्रमण, अतिक्रमण, आ अति उपसर्ग जुड़ा है। न्याय प्लस आलय, यहाँ तो उपसर्ग नहीं है। ठीक है, ये पता नहीं क्या ये लोग करते हैं, ये उपसर्ग नहीं है भैया, न्याय कोई उपसर्ग नहीं है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन गलत है। ऐसे आप और लिख सकते हो, प्रति प्लस कूल, प्रतिकूल, कोई दिक्कत नहीं है, आप जो चाहें वो लिखिएगा। प्रतिकूल, प्रति यहाँ पर उपसर्ग है।
सामासिक पद किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर मेल से जो नया शब्द बनता है वो नया शब्द कहलाता है सामासिक पद। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनेगा वो नया शब्द कहलाएगा सामासिक पद, और ये क्रिया कहलाती है समास। संज्ञा का अर्थ व भेद बताइए। तो वे शब्द जिनसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इन आदि के नाम का बोध होता है वो कहलाते हैं संज्ञा। संज्ञा की डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट है, पूछ ले सकते हैं आपसे वो, ठीक है। तो संज्ञा के 5 प्रकार हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या कहलाती है? जो एक प्रॉपर किसी व्यक्ति के नाम का बोध कराएंगे वो व्यक्तिवाचक। जो संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं वो होते हैं जातिवाचक। जो भावनाएं, गुण, विशेषता इन सब का बोध कराएंगे वो होते हैं भाववाचक संज्ञा। समूहवाचक जो एक समूह का बोध कराते हैं, जैसे भीड़, पूरा समूह है ना, झुंड हो गया। झुंड किसका होता है? जानवरों का झुंड होता है, ग्रुप होता है। तो जो समूह का बोध कराएंगे वो समूहवाचक संज्ञा, और जो पदार्थ का बोध कराते हैं वो पदार्थवाचक संज्ञा होती है, जैसे सोना, चांदी, जिनसे कुछ ना कुछ बनाया जा सकता है, तो वो आ जाएंगी आपकी इसमें द्रव्यवाचक में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, लोक कथा से क्या लाभ हो सकता है? लोक कथा पहली बात होती क्या है? तो लोक मीन्स लोगों में, कथा मीन्स कहानियाँ। ऐसी कहानियाँ जो किसी एक विशेष स्थान के लोगों में ही प्रचलित होंगी, मतलब पर्टिकुलर, जैसे ये इतना बड़ा आपका क्या कहते हैं भारत है, इस भारत में कई सारे स्टेट हैं और इन स्टेट में कई सारे क्या हैं आपके डिस्ट्रिक्ट और जगह पड़ जाती हैं। तो एक विशेष स्थान पर, यानी कि इतने ही स्थान पर कोई कहानी प्रचलित है या कोई कविता प्रचलित है और वहाँ के सभी लोग उसको बहुत ज़्यादा मानते हैं, उसको गाते हैं, बोलते हैं, तो वो हो जाती है लोक कथा या लोकगीत। सेम ऐसे ही लोक नृत्य भी हुआ करते हैं, ठीक है। तो लोक कथा के माध्यम से बच्चों में क्या लाभ होगा? तो जाहिर सी बात है, लाभ पूछा था तो बच्चों में नैतिकता जरूर आएगी, नैतिकता आएगी, धार्मिकता आएगी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं क्या है, उनके रीति रिवाजों से जुड़ी हुई कथाएं भी हो सकती हैं, तो धार्मिकता आएगी, शिक्षा देंगी। ये वाली जो कथाएं होंगी, कहानियाँ बच्चों को बहुत शिक्षा देती हैं, इसीलिए जो दादी नानी होती हैं या आपके प्राइमरी स्तर पर भी जो है बच्चों में कविताएं, वो कहानियाँ काफ़ी सारी होती हैं जो कहीं ना कहीं सीख देती हैं, अच्छा ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक, ये चीज़ें। वाचन कितने प्रकार का होता है? तो वाचन 2 प्रकार का होता है, सस्वर वाचन और मौन वाचन, ठीक है। और सस्वर वाचन में आपका फिर 2 प्रकार का हो जाता है, आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन, ठीक है। ध्वनि कितने प्रकार की होती है? ध्वनियाँ 2 प्रकार की होंगी, सार्थक ध्वनि और निरर्थक ध्वनि। ध्वनि की बात करते हैं, सार्थक का मतलब है जो अर्थ देगी और निरर्थक का मतलब है जो कोई अर्थ नहीं देने वाली है। शब्द किसे कहते हैं? तो अभी जस्ट जब मैंने वहाँ वाक्य की बात करी थी वहीं क्लियर किया था, वर्ण मिलकर के बनाते हैं क्या? शब्द, और शब्द मिलकर के बनाते हैं वाक्य। बस एक ही कंडीशन है कि जब ये मिलेंगे तो ये इनका जो समूह बनता है वो समूह सार्थक होता है, कोई अर्थ देने वाला होता है। तो आप लिख देंगे डेफिनेशन में, क्या वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। गतिविधियों पर आधारित शिक्षण से क्या अभिप्राय है? गतिविधि आधारित शिक्षण का अर्थ है एक ऐसा शिक्षण जिसमें जो छात्र है वो कैसा रहे? क्रियाशील रहेगा, एक्टिव रहेगा, और जब छात्र एक्टिव रहेगा, क्रियाशील रहेगा तो वो जल्दी सीखेगा। तो गतिविधि आधारित शिक्षण जो होता है उसमें शिक्षक व छात्र दोनों ही सक्रिय रहते हैं, दोनों ही क्रियाशील रहेंगे। जैसे आपने बच्चों को दे दिया कि भाई ग्रुप बनाइए और गाते गाते आपको गिनती याद करनी है या एक के बाद एक दूसरा बोलेगा, ठीक है। छोटे स्तर पे कराते हैं ना प्राइमरी में, एक ग्रुप बना दिया 20 लोगों का, अब काउंटिंग नंबर चल रहे हैं, एक ने जैसे यहाँ पर 2 3 4 ऐसे बच्चे खड़े हुए हैं, ठीक है। इस वाले ने 1 बोला, इसके आगे वाला 2 बोलेगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6। तो सब बच्चे एक्टिव है, सबको ध्यान रखना है कि मेरी बारी आएगी तो मुझे कौन सा नंबर बोलना है, ठीक है ना। तो यहाँ सब बच्चे एक्टिव रहेंगे। नेक्स्ट है आपका, विद्यार्थी की गतिविधि का मूल्यांकन किस प्रकार से किया जा सकता है?
विद्यार्थी की गतिविधि का मूल्यांकन जो है बाल सभा, विद्यालय की पत्रिका, वाद विवाद प्रतियोगिता, अंत्याक्षरी प्रतियोगिता, वार्षिकोत्सव और अन्य किसी भागीदारी में अगर वो प्रतियोगिता में भागीदारी करता है तो उसमें उसकी क्या पोजीशन रही, क्या कैसे किया, तो ऐसे हम मूल्यांकन कर सकते हैं उसकी गतिविधि का कि वो इंटरेस्ट ले भी रहा है उस गतिविधि में या नहीं ले रहा है। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? संयुक्त वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें दो या दो से अधिक शब्द नहीं, वाक्य स्वतंत्र रूप से समुच्चय बोधक अवयव के द्वारा जुड़े होते हैं, वो कहलाते हैं संयुक्त वाक्य। इसमें कोई भी आश्रित वाक्य नहीं होता। आश्रित वाक्य आपका किस में मिलेगा? मिश्र वाक्य में। ठीक है, मिश्र में आपका एक आपका जो है वो सरल वाक्य होगा और दूसरा होगा आश्रित वाक्य। आश्रित का मतलब डिपेंडेंट। मिश्रित वाक्य का अर्थ बताइएगा। तो जहाँ पर वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य और एक आश्रित उपवाक्य जुड़ा होता है वहाँ कहलाता है मिश्र वाक्य, और यहाँ पर दोनों ही क्या होंगे? मुख्य होंगे। ठीक है, आश्रित कोई नहीं होगा। एग्जाम्पल, डॉक्टर ने कहा कि प्रतिदिन योगासन करना चाहिए। डॉक्टर ने कहा, ये बात आश्रित है किस पर? अगले वाले पर। ठीक, और संयुक्त में एग्जाम्पल बन सकता है राम ईमानदार और बुद्धिमान है, और शब्द मिल गया, आप वहाँ से बना सकते हैं कि वो क्या है? संयुक्त वाक्य। बालकों को कहानी पसंद होने का कारण क्या है? हिंदी गद्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधा क्या है? कहानी। और कहानी में कहीं ना कहीं घटनाएं कैसी लगती हैं? सजीव लगती हैं, और कहानी बहुत ही सरल लगती हैं। जैसे कविता की अगर हम बात करें तो बच्चों को वो कविता बोलने में बड़ी मज़ेदार लगती है, बट क्या है कि वो कविता कहीं ना कहीं क्या है, वो भूल भी जाते हैं और उन्हें उसका अर्थ समझ नहीं आता जब तक आप समझाओगे नहीं। और कविता कहानी का क्या है, बस आपने 4 लाइन सुना दी उन्हें या पूरी कविता भी सुना दी तो वो हूबहू घर जाकर डिट्टो वही सुना देंगे, उन्हें दोबारा वो चीज़ पढ़नी भी नहीं पड़ेगी। इसलिए कविता जो है वो ज़्यादा पसंदीदा रहती है। आगे आते हैं, कहानीकार का प्रमुख कौशल क्या होना चाहिए? कहानीकार जो है उसका प्रमुख कौशल ये होना चाहिए कि वो कहानी में क्या बनाए रखे? जिज्ञासा और कौतूहल। कौतूहल का मतलब है कि मनोरंजन बनाए रखे। जब आप कहानी पढ़ रहे हैं तो पहला पैराग्राफ ऐसा हो कि वो अगले पैराग्राफ के लिए जिज्ञासा उजागर करे। यानी कि जैसे आपने देखा है ना, बुक जो होती हैं, अगर आपने एक पेज पढ़ा तो कहीं ना कहीं वो ऐसा आपका इंटरेस्ट बना दी कि कहीं ना कहीं आप दूसरा पेज जरूर पढ़ोगे। जैसा सीरियल में करते हैं ना, लास्ट में ऐसी स्टोरी पे लाके छोड़ते हैं कि जरूर आप कल आकर के वो एपिसोड जरूर देखिएगा उसका अगला वाला। यानी कि जिज्ञासा उत्पन्न कर दी आप में। सेम कहानीकार को भी यही करना है कि कहानी के अंत तक जो व्यक्ति पढ़ने वाला है उसकी जिज्ञासा बनी रहे उस कहानी में। ठीक है, नेक्स्ट है, कहानी का महत्व क्या होता है? तो कहानी का महत्व बहुत सारा है भाई। कल्पना शक्ति का विकास करना, सृजनात्मकता का विकास करना, ठीक है, सर्वांगीण विकास करना, जो शब्दकोश है उसमें वृद्धि करना, मनोरंजन करना, और या क्या बोलते हैं, ज्ञान में वृद्धि करना। काफ़ी सारे यहाँ अपना बना के खुद लिख सकते हो यहाँ पर। सर्वनाम का अर्थ बताइए। तो सर्वनाम दोबारा से आ गया। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। स्पीड मेरी फास्ट है ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपकी भी होगी भाई। जब चीज़ें याद होती है ना आधी तो ऐसे ही निकलती हैं। सर्वनाम, अरे देखते ही हो गया सर्वनाम। सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? तो 6 प्रकार हैं। ये कल भी मैंने आपको डिस्कस किया था क्योंकि ये चीज़ मुझे इंपॉर्टेंट लग रही है, कहीं ना कहीं पूछ सकते हैं। और ऐसा नहीं कि इनके 6 नाम पूछ ले, इनके भेदों में से कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन डाल सकते हैं आपसे। तो सर्वनाम के 6 भेद कौन कौन से? पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें आपका क्या आता है? मैं, तुम, उसको, यानी कि 3 आपके वो आ जाएंगे यहाँ पर, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। निजवाचक सर्वनाम खुद के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे इसमें 2-3 वर्ड याद रखना, स्वयं, अपने आप, खुद। ये जो वर्ड हैं आपके किसका बोध कराएंगे? निजवाचक का। संबंधवाचक सर्वनाम का मतलब है संबंध का बोध कराना। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी उसकी, जैसा वैसा मिल जाए तो वहाँ क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है? जब प्रश्न का बोध कराते हैं। दरवाजे पर कौन है, तो वहाँ कौन, किसे, ये सारे वर्ड क्या हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम होते हैं जो निश्चितता का बोध कराते हैं। जैसे यह मेरा घर है, वह तुम्हारी साइकिल है, तो यह, वह, ये और वे, ये सब क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम होते हैं जो अनिश्चितता का बोध कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई आया है,
कुछ ले आओ, भाई कुछ क्या ले आए पता नहीं, तो अनिश्चितता का बोध कराएंगे, वो होते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्रिया के भेद लिखिएगा। तो क्रिया के भेद, कर्म के आधार पर दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, अकर्मक और सकर्मक। ठीक है, अकर्मक क्रिया वह होती है जिसको कर्म की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि खुद को व्यक्त करने के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और सकर्मक क्रिया वह होती है जिसको व्यक्त करने के लिए कर्म की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कर्म प्रभावित करेगा। रचना के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं? तो रचना के आधार पर 4 प्रकार की क्रियाएं होती हैं, प्रेरणादायक क्रियाएं, संयुक्त क्रियाएं, नाम धातु क्रियाएं, पूर्वकालिक क्रियाएं। प्रेरणार्थक क्रिया होती हैं जो आपको एक तरीके से प्रेरित करती हैं काम करने के लिए, तुम पढ़ाई करो, ठीक है, ऐसी वाली आ जाएंगी इसमें। संयुक्त क्रिया होती हैं जो दो उससे मिलकर के बनी होती हैं, दो क्रियाओं से मिलकर के बनेंगी। नाम धातु क्रिया होती हैं जो नाम से ही बना दी जाती हैं, ठीक है, यानी कि संज्ञा शब्दों से जो क्रिया बना दी जाती हैं वो आपकी होती है नाम धातु क्रियाएं। पूर्वकालिक क्रियाएं होती हैं जैसे पढ़कर सोया, तो कर उनमें जरूर लगा होगा, मैं पढ़कर खेला, मैं सोकर उठा, मतलब सोना भी क्रिया यहाँ पर लगी हुई है और उठना भी है, तो जो पहले काम हुआ होगा वो होगी पूर्वकालिक क्रिया। अभिव्यक्ति का अर्थ बताइए। व्यक्ति का मतलब होता है अपनी बातों को दूसरों तक पहुँचाना और दूसरों की बातों को समझना। तो अभिव्यक्ति का मतलब है कि अपने विचारों, अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने प्रकट करना होती है अभिव्यक्ति, ठीक है। और उनकी बात जब समझने लगेंगे तो वो उस दोनों मिला करके बन जाएगी भाषा। फिर से बताती हूँ, जब हम अपनी बात दूसरों के सामने रखते हैं वो होता है अभिव्यक्ति, और जब हम अपनी बात दूसरों के सामने रखते हैं और दूसरों की बात समझते हैं तो इसका साधन कहलाता है क्या? भाषा कहलाता है, ठीक है। प्रोफेसर रमन बिहारी लाल ने मौखिक अभिव्यक्ति को किस प्रकार परिभाषित किया है? तो उन्होंने कहा है कि मानव अपने हृदय के भावों को प्रकट करने के लिए जिस ध्वन्यात्मक संकेत साधन का प्रयोग करता है वही कहलाती है मौखिक अभिव्यक्ति। यानी कि अपनी बात को प्रकट करने के लिए जिन साधन का प्रयोग करोगे वही है मौखिक अभिव्यक्ति। मौखिक अभिव्यक्ति के साधन बताइएगा। तो विचार विमर्श, वार्तालाप, वाद विवाद, परिचर्चा, कविता पाठ, भाषण, ये सब मैंने आपको पहले ही बताए हुए हैं। लिखित अभिव्यक्ति के साधन का महत्व बताइएगा। तो इसका महत्व बहुत सारा है। पहला महत्व तो यही है कि जो बात है आपकी वो सुरक्षित बनी रहेगी। इसको ऐसे समझिएगा कि पहले की जो आपकी पुस्तकें हैं, मतलब तुलसीदास जी ने जो अपने विचार थे वो लिखे थे, अगर वो लिखते नहीं तो क्या होता कि उनके जो विचार थे, यानी कि जो उनकी भावनाएं थी वो हम तक कहीं ना कहीं टूट फूट के आ पाती और एक लास्ट में आते आते बिल्कुल बदल जाती। और लिखने से क्या हुआ कि उनके विचार कैसे हो गए? सुरक्षित हो गए, वो पुस्तक सुरक्षित हो गई। अब वो आगे पढ़ेंगे तो विचार वही के वही रहेंगे। सेम ऐसे ही जो कविता, वो आपकी किताबें चलती हैं और भी किसी राइटर की बुक्स आ रही हैं, वो भी यही काम करती हैं, यानी कि उनके विचार अब सुरक्षित हो चुके हैं, लिखित रूप में हैं। अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, अब तो फ़ोन, कंप्यूटर, हर चीज़ पर आप सेव कर सकते हो अपनी चीज़ें। पहले ऐसा नहीं होता था, अगर आपने बोला है और जब आपने किसी को बात बताई है तो दूसरा बात जब बताता है ना तो उसको कुछ तोड़ मोड़ के ही प्रस्तुत करता है, तो कहीं ना कहीं जो एक्चुअल में भावनाएं होती है वो आगे आते आते क्या होती हैं? ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। अब आप अपने से ही ले लेना, आपने अपने किसी मित्र को कुछ बताया, अब वो मित्र किसी दूसरे मित्र को बताएगा या वो मित्र अगले किसी को बताएगा, तो जो बात आपकी थी ना वो बाद में पहुंचते पहुंचते कुछ अलग ही हो जाती है ना। इसीलिए लिखित अभिव्यक्ति का जो महत्वपूर्ण महत्व है वो यही है कि इससे विचार हमारे सुरक्षित रहते हैं, काफ़ी लंबे समय तक सुरक्षित रहेंगे। सस्वर वाचन किस प्रकार किया जाता है? तो सस्वर वाचन का अर्थ होता है बोल बोल के, यानी कि स्वर के साथ में वाचन करना, ठीक है। तो ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा कि जैसे किसी बच्चे को हमने खड़ा कर दिया और कहा भैया चैप्टर पढ़िएगा आप, ठीक है, रीडिंग करवाई जाती है ना। और अगर बहुत प्राइमरी स्तर की हम बात करेंगे तो वहाँ क्या होगा? वहाँ पर पहले टीचर पढ़ेगा कविता, उसके बाद बच्चे पढ़ेंगे। तो सस्वर वाचन इस प्रकार से होता है। पद क्रम का क्या अर्थ है? शब्दों को एक उचित क्रम में लगाना पदक्रम कहलाता है। शब्द के कितने भेद हैं? तो शब्द के वैसे तो मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द, और फिर सार्थक शब्दों के कई सारे भेद बांटे गए हैं, ठीक है। तो सार्थक निरर्थक से आपकी इसके भेद बनेंगे। आगे बढ़ते हैं। विशेषण की परिभाषा लिखिएगा और भेद भी लिखिए। तो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। और विशेषण के 4 भेद हैं, कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, जिसमें ये बताया जाएगा गुण संबंधी विशेषता, मोटा, पतला, ठीक है, इस टाइप की विशेषता, छोटा।
परिमाणवाचक विशेषता उसकी मात्रा का बोध कराता है। जैसे 2 किलो चावल जब आप तोल करके लेकर के आएंगे, माप करके लेकर के आएंगे, तो 2 किलो यहाँ पर क्या है, परिमाणवाचक विशेषण है। 2 किलो चावल, चावल है संज्ञा और संज्ञा की विशेषता क्या है कि 2 किलो है भाई, तो 2 किलो परिमाणवाचक विशेषण हो गया। संख्यावाचक विशेषण होता है जो संख्या का बोध कराता है, जैसे 2 पेन। अब आप कहोगे कि मैम 2 पेन और 2 किलो, यहाँ तो दोनों जगह संख्या आ रही है, तो देखो जब हम उसको गिन पाएंगे तब वो संख्यावाचक में रखा जाएगा, जब उसको तोल करके माप करके लेकर के आएंगे तो वो आएगा किसमें, परिमाणवाचक में। ऐसे ही 5 लीटर दूध, तो 5 लीटर दूध को मेज़र करके लेकर आए हुए हैं तो वो किस में आएगा, परिमाणवाचक में आएगा। ठीक है। संकेतवाचक विशेषण होता है जब इशारा किया जाए, जैसे आपने बोला यह किताब, किताब क्या है, संज्ञा है, संज्ञा की विशेषता क्या है, यह किताब मेरी है, तो यह शब्द यहाँ पर संकेतवाचक में आ जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं भाई, वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन वह वचन होता है जो संख्या में एक होने का बोध कराएगा, वो एक वचन, और जो एक से अधिक संख्या का बोध कराएगा वह बहुवचन। वर्ण किसे कहते हैं, तो ध्वनियों के संकेत चिन्हों को के रूप में लिखकर प्रकट किया जाता है, उन उसको ही, यानी कि ध्वनि को जब हम लिख कर के व्यक्त करते हैं तो वो कहलाती है हमारी वर्ण। ठीक है। जब ध्वनि को लिख करके प्रस्तुत करोगे तो वर्ण है, अब बोल करके कर रहे हैं तो ध्वनि है। ठीक है। आगे आते हैं, शब्द की व्याख्या करो, तो शब्द तो मैंने जस्ट आपको बता ही दी कि शब्द क्या होता है, तो दोबारा ज़रूरत नहीं है इसकी। चलिए, तो आपके जितने भी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन थे वो यहाँ पर क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। सारे के सारे वेरी शॉर्ट खत्म हो चुके हैं। ठीक है। चलो फिर मिलेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में, और जितना हो सके कोशिश करना है पेपर में कोई भी क्वेश्चन छोड़ करके नहीं आना है, बस इतनी बात ध्यान रखिएगा। बाकी सब में इतनी क्षमता होती है कि आप अपनी तरफ से अपना पेपर बहुत अच्छा करके आएंगे। बेसिक जो नॉलेज आपकी होती है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन तक पढ़ाई करके आए हुए हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। ठीक है ना, तो अपना अच्छे से करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, टेक केयर।